फ्लाइट MH370 दुनिया की सबसे रहस्यमय और दिल दहला देने वाली घटनाओं में से एक है। एक ऐसी घटना जिसमें यात्रियों से भरा जहाज अचानक गायब हो जाता है। इस जहाज को जमीन निगल गया या फिर आसमान निगल गया, ये कोई नहीं जानता। ये बात है 8 मार्च 2014 की। मलेशियन एयरलाइन की एक फ्लाइट MH370 रात के 12:42 पर कुआलालंपुर से उड़ान भरती है और अगले 53 आवर में इस फ्लाइट को बीजिंग पहुंचना है। ये फ्लाइट इस रूट पर आम तौर पर चलती रहती थी। इस प्लेन में कुल 239 लोग सवार थे, उनमें से 227 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर्स थे। इस फ्लाइट के कैप्टन है जहीर अहमद शाह, जो कि एक अनुभवी पायलट थे जिनको 33 सालों का फ्लाइट उड़ाने का अनुभव है, और इस फ्लाइट के को पायलट है फारिक हमीद, जिन्हें फ्लाइट उड़ाने का 7 सालों का अनुभव है। रात के 1:08 पर यह फ्लाइट मलेशियन कोस्ट लाइन के ऊपर पार करते हुए साउथ चाइना सी के ऊपर पहुंच जाती है। ये फ्लाइट जमीन से 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाती है। ये फ्लाइट अभी भी कुआलालंपुर के ATC के संपर्क में है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और रात के 1:19 पर यह फ्लाइट वियतनाम के एयर स्पेस में प्रवेश करती है और ये फ्लाइट वियतनाम होचिमिन ATC के संपर्क में आ जाती है और फ्लाइट के कैप्टन कुआलालंपुर ATC को गुड नाइट बोलकर आगे बढ़ते हैं और ये इस फ्लाइट से आने वाला आखिरी शब्द था। 2 मिनट बाद ये फ्लाइट कुआलालंपुर ATC को रडार से गायब हो जाती है। अब कुआलालंपुर ATC के लिए ये एक नॉर्मल बात थी, क्योंकि ये फ्लाइट उनसे बहुत दूर थी, वियतनाम एयर स्पेस में पहुंच चुकी थी। लेकिन रहस्यमय तरह से ये फ्लाइट वियतनाम की ATC की रडार से भी गायब हो जाती है। होचिमिन ATC बार बार इस फ्लाइट से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये फ्लाइट क्यों, कैसे और कहां गायब हो गई और फ्लाइट MH370 बन जाती है इतिहास की सबसे बड़ी एविएटर की मिस्ट्री। नमस्कार दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी को लग रहा था कि किसी टेक्निकी खराबी की वजह से फ्लाइट से संपर्क नहीं हो पा रहा था। देखते ही देखते सुबह हो जाती है और सुबह 6:30 पर फ्लाइट को बीजिंग में लैंड कर जाना चाहिए था, लेकिन ये फ्लाइट वहां पहुंचे ही नहीं। तुरंत इस फ्लाइट को खोजने के लिए एक सर्च अभियान चालू किया जाता है और जहां पर फ्लाइट में आखिरी बार संपर्क टूटा था, उस जगह के कई 100 किलोमीटर के दायरे में समुद्र में छानबीन की जाती है। ये सर्च अभियान इतना बड़ा था कि इस फ्लाइट को ढूंढने में 7 देशों ने अपने अपने शिप्स और एयरक्राफ्ट्स को इस सर्च अभियान में शामिल किया। इस प्लेन को ढूंढते ढूंढते करीब 3 दिनों से भी ज़्यादा का समय गुजर जाता है, लेकिन खोजी दलों को इस फ्लाइट का कोई सुराग हाथ नहीं लगता। इस घटना के करीब 4 दिन के बाद 12 मार्च 2014 को इस फ्लाइट से संबंधित एक और रहस्य सामने आता है, जिससे सबके होश उड़ा दिए। दरअसल ये फ्लाइट सिविलियन रडार से तो गायब हो चुकी थी, लेकिन अभी भी मिलिट्री की एक रडार इस फ्लाइट को ट्रैक कर रही थी। इस फ्लाइट के बारे में मिलिट्री की रडार से मिले डाटा ने सबको चौंका दिया। दरअसल मिलिट्री रडार के डाटा के अनुसार जब ये फ्लाइट वियतनाम एयर स्पेस में पहुंची और सिविलियन रडार से गायब हुई, उसके बाद इस फ्लाइट ने राइट टर्न लिया और उसके बाद यू टर्न लेकर वापस मलेशिया की ओर उड़ने लगी और 31 मिनट के बाद फ्लाइट ने पिनांगा शहर को पार करते हुए मलाक्का स्ट्रेट की ओर टर्न लिया और ये फ्लाइट अंडमान और निकोबार आइलैंड की ओर उड़ने लगी। रात के 2:22 तक मिलिट्री के रडार ने इस जहाज को ट्रैक किया। उसके बाद फ्लाइट मिलिट्री की रडार की पहुंच से भी दूर निकल गया। अभी तक जिस जगह पर प्लेन को ढूंढा जा रहा था, वहां तो प्लेन था ही नहीं। इस घटना ने अब एक नया मोड़ ले लिया। आखिर ये प्लेन कहाँ गया? इस प्लेन को जाना था सीधा, लेकिन इसने यू टर्न क्यों लिया और ये इंडियन ओशन की ओर क्यों पहुंचा? और मिलिट्री रडार से गायब होने के बाद ये प्लेन किधर मुड़ा? सवाल अनेक थे, लेकिन जवाब कोई नहीं। अब खोजकर्ताओं के पास एक और बड़ी चुनौती थी, इंडियन ओशन के एक बड़े भाग में सर्च अभियान करना। जो रेस्क्यू टीम अभी तक प्लेन को गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी में ढूंढ रही थी, उसने अब इंडियन ओशन के इस भाग में प्लेन को ढूंढना शुरू कर दिया। कई दिनों तक खोजबीन करने के बाद भी इस एरिया में भी प्लेन को कोई अता पता नहीं मिला। इस प्लेन की गुत्थी को अभी तक
तक कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि कुछ दिन बाद इस कहानी ने एक और नया मोड़ ले लिया और सबको हैरान कर दिया। अगले कुछ दिन के बाद पता चला कि ये प्लेन अपने यात्रा के दौरान बार बार एक सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। दरअसल ये बोइंग 777 जहाज़ था जिसमें सैटेलाइट से हर एक घंटे के बाद इनमरसेट से संपर्क करने की कोशिश की। इस सैटेलाइट डाटा को डिकोड करने के बाद पता चला कि जब ये जहाज़ मिलिट्री रडार से गायब हुआ उसके बाद इसने एक और टर्न लिया और अगले 5 घंटे तक इसी दिशा में लगातार इंडियन ओशन के ऊपर उड़ता रहा और इस प्लेन ने सुबह 8:19 पर आखिरी बार सैटेलाइट से संपर्क बनाने की कोशिश की। इन्वेस्टिगेटर्स ने जब सैटेलाइट के कॉम्प्लेक्स डाटा को एनालिसिस किया कि स्पीड और उसमें मौजूद फ्यूल से जब जहाज़ की मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस की तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से करीब 2000 किलोमीटर वेस्ट में इंडियन ओशन के इस कर्व एरिया में जहाज़ के होने की आशंका जताई। और उसके बाद शुरू होता है दुनिया का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन और एक बड़ा स्टार पर समुद्र के इसकी तहकीकात शुरू होती है, लेकिन इस जगह के कोई नामो निशान नहीं मिलता। फिर अप्रैल 2014 के बाद समुद्र के ऊपर चलने वाले सर्च ऑपरेशन को बंद करके डीप ओशन सर्च को चालू किया गया, जिसमें आधुनिक टेक्निक से समुद्र के नीचे की मैपिंग की गई। जहाज़ को सालों तक ढूंढा जाता रहा। ये सर्च ऑपरेशन दुनिया का सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन था और लगातार 3 सालों तक इस जहाज़ की खोजबीन चलती रही, जिसमें $160 मिलियन का खर्चा आया, लेकिन इस जहाज़ का कोई अता पता नहीं मिला और 3 सालों के बाद सर्च ऑपरेशन को बंद करना पड़ा। हालांकि इस प्लेन का तो कोई अता पता नहीं चला, लेकिन इस प्लेन के गायब होने के 1 साल बाद मेडागास्कर के एक आइलैंड पर इस जहाज़ का एक टुकड़ा मिला जो समुद्र की लहरों के साथ इस आइलैंड पर पहुंच गया था। ये जहाज़ का फ्लैप रन था। ये प्लेन का वो हिस्सा होता है जो लैंडिंग के समय काम आता है। जब इस फ्लैप पर रिसर्च की गई तो इस जहाज़ का एक खौफनाक मंजर से पर्दा उठता है। एक्सपर्ट्स का मानना था कि जब ये जहाज़ समुद्र में क्रैश हुआ तो ये अपनी नोज के बल पानी से टकराया, जिससे ये माना जाने लगा कि फ्लाइट 370 को जानबूझकर क्रैश कराया गया था। आखिर इस फ्लाइट को क्यों क्रैश कराया गया था और इसके पीछे किसका हाथ था, छानबीन के लिए मलेशियन पुलिस ने जिसने सबको चौंका दिया। पहले तो ये माना जा रहा था कि इस फ्लाइट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी, जिससे प्लेन का कम्युनिकेशन सिस्टम काम करना बंद कर गया होगा। इस वजह से जहाज़ के कैप्टन ने प्लेन को यू टर्न लेकर वापस मलेशिया में इमरजेंसी लैंड कराने की सोची होगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि फिर प्लेन मलेशिया में लैंड क्यों नहीं हुआ। तो इसके जवाब में ये माना जाने लगा कि हो सकता है किसी टेक्निकी खराबी की वजह से पायलट के केबिन के प्रेशर में बदलाव हुआ होगा, जिससे केबिन के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई होगी और दोनों पायलट बेहोश हो गए होंगे, जिसके बाद फ्लाइट ऑटो पायलट मोड पर चली गई होगी, जिस वजह से वो मलेशिया में लैंड नहीं कर पाए। लेकिन उसके काउंटर में एक्सपर्ट का मानना है कि जब जहाज़ के पिनांग को पार किया उसके बाद फ्लाइट ने एक शार्प टर्न लिया। एक्सपर्ट का मानना है कि कोई भी जहाज ऑटो पायलट पर इतना शार्प टर्न नहीं ले सकता, तो इसका मतलब ये है कि पायलट ने जानबूझकर फ्लाइट को टर्न कराया। कोई भी टेक्निकी खराबी नहीं आई थी। शायद ऐसा माना जाने लगा कि शायद फ्लाइट MH370 को किसी ने हाईजैक कर लिया होगा और हाईजैकर फ्लाइट को अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। इसके लिए पैसेंजर के बैकग्राउंड को चेक किया गया तो पता चला कि फ्लाइट में 2 लोग ऐसे थे जो फेक पासपोर्ट के साथ ट्रैवल कर रहे थे, जिससे ये माना जाने लगा कि वो हो सकता है कि उन्होंने फ्लाइट को हाईजैक किया हो। लेकिन जब इन दोनों पैसेंजर के बैकग्राउंड को चेक किया गया तो पता चला कि इनका किसी भी आतंकवादी संगठन से कोई संबंध नहीं है। दरअसल ये दोनों चोरी के पासपोर्ट लेकर यूरोप जाकर वहां सेटल होना चाह रहे थे और वैसे भी इस फ्लाइट को हाईजैक करके आतंक फैलाना एक मकसद था। तो आतंकवादी इस फ्लाइट को समुद्र में क्रैश कराने की बजाय किसी शहर पर भी क्रैश करवा सकते थे और उन्होंने सरकार से कोई डिमांड भी नहीं रखी थी। इस वजह से इस हाईजैकिंग वाली थ्योरी को भी नाकार दिया गया। तो फिर फ्लाइट MH370 के पीछे किसकी साजिश थी, इसके लिए मलेशियन पुलिस ने दोनों पायलट के बारे में
तहकीकत की तो फ्लाइट के कैप्टन जोहरी अहमद शाह के घर पर एक फ्लाइट सिमुलेटर मिला। दरअसल फ्लाइट सिमुलेटर एक ऐसी मशीन होती है जिसके मदद से पायलट एक रियल प्लेन को उड़ाने का अनुभव करते हैं। किसी पायलट के घर पर फ्लाइट सिमुलेटर मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात ये थी कि उस फ्लाइट सिमुलेटर में जो पाथ ड्रॉ किया गया था और उसमें जो कोऑर्डिनेट्स डाले गए थे वो इस बात से फ्लाइट MH370 के रूट से लगभग मेल खा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जिस रूट से MH370 फ्लाइट गुजरी थी उस रूट पर फ्लाइट उड़ाने की प्रैक्टिस कैप्टन जोहरी अहमद शाह अपने फ्लाइट सिमुलेटर में कर रहे थे। इस व्याख्या ने जहाज के कैप्टन को सीधा कटघरे में खड़े कर दिया। अब सवाल ये आता है कि क्या वास्तव में जहाज का कैप्टन वो शख्स था जिसने फ्लाइट MH370 को गायब करने का षड्यंत्र रचा था? तो इसके लिए उस पूरी घटना को एक बार फिर से गौर से देखना होगा कि कैसे फ्लाइट को गायब किया गया होगा। दरअसल कुछ ऐसा हुआ होगा कि प्लेन के टेक ऑफ करने के 32 मिनट्स के बाद जब प्लेन वियतनाम एयर स्पेस में प्रवेश किया होगा, मलेशिया ATC ने प्लेन को वियतनाम ATC को हैंडओवर कर दिया। लेकिन वियतनाम ATC बार बार कोशिश करने के बाद भी प्लेन के साथ संपर्क नहीं बना पाती। ऐसा तभी हो सकता है जब प्लेन का ट्रांसफार्मर या तो खराब हो गया हो या फिर उसके जानबूझकर बंद कर दिया हो। दरअसल ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके द्वारा प्लेन ग्राउंड पर मौजूद ATC से संपर्क बना पाता है और अपनी एक्चुअल लोकेशन के बारे में ATC को बताता रहता है। चलो ट्रांसफार्मर बंद हुआ वो अलग बात थी, लेकिन MH370 एक आधुनिक जहाज था जिसमें ATC से संपर्क बनाने के लिए 4 से भी ज़्यादा तरीके थे और सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस एक साथ खराब हो जाए ऐसा एविएशन के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मतलब साफ था कि सभी कम्युनिकेशन डिवाइसेस को जानबूझकर बंद किया गया था। अगर प्लेन में कोई टेक्निकी खराबी होती तो प्लेन यू टर्न लेने के बाद लैंड क्यों नहीं किया? पायलट ने प्लेन को थाईलैंड और मलेशिया के बॉर्डर से गुजारा, जो कि एक आइस टेपक नहीं था जिसमें थाईलैंड की ATC को ये लगे कि प्लेन मलेशियन ATC के संपर्क में है और मलेशियन ATC को ये लगे कि प्लेन थाईलैंड ATC के संपर्क में है। इस रूट से जाने का मतलब साफ था कि पायलट नहीं चाहता था कि प्लेन की लोकेशन को कोई ट्रैक नहीं कर पाए। प्लेन छुपते छुपाते मलाक्का स्ट्रेट में पहुंचकर एक और टर्न लेता है। दर्शाता है कि इतनी एक्यूरेसी से प्लेन को केवल एक अनुभवी पायलट ही उड़ा सकता है, वो भी बिना ATC के सहायता लिए। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि प्लेन में 2 पायलट थे, तो क्या दूसरा पायलट ने भी जहाज के कैप्टन को ऐसा करने के लिए नहीं रोका? इसका जवाब यह है कि जब प्लेन टेकअप करता है तो दोनों पायलट प्लेन के हाई अल्टीट्यूड तक पहुंचने में बिजी रहते हैं। उसके बाद प्लेन क्रूज मोड में पहुंच जाता है। उसके बाद पायलट को कुछ खाली वक्त मिल जाता है। इस खाली वक्त में को पायलट कॉकपिट के बाहर चाय या फिर कॉफ़ी पीने के लिए गया होगा। इतने में कैप्टन ने कॉकपिट के डोर को बंद कर दिया होगा और कॉकपिट का डोर इतना सिक्योर होता है कि उसे केवल अंदर से ही खोला जा सकता है। कॉकपिट में प्लेन के अंदर ऑक्सीजन को कम या ज़्यादा करने का ऑप्शन होता है। अगर कैप्टन ने प्लेन के अंदर ऑक्सीजन के फ्लो को कम कर दिया होगा तो इसमें यात्रियों का दम घुटने लगा होगा, जिससे वो अपनी कॉन्शियसनेस खोने लगे होंगे। पायलट प्लेन को छुपते छुपाते समुद्र के अंदर ले गया जहां पर वो प्लेन को क्रैश करा सकता था। हालांकि प्लेन को पानी में लैंड कराया जा सकता है और ऐसा इतिहास में कई बार किया जा चुका है, लेकिन इसके लिए प्लेन को हॉरिजॉन्टल लैंड कराना होगा। MH370 को वर्टिकली नोज के बल पानी में क्रैश कराया गया था, जो पायलट को घंटा में शॉक के दायरे में खड़ा कर देता है। हालांकि ये महज एक थ्योरी है कि प्लेन को जहाज के कैप्टन ने ही क्रैश कराया होगा, क्योंकि प्लेन के साथ होने वाला इंसिडेंट कैप्टन जोहरी अहमद शाह की ओर की इशारा करता है। लेकिन सच क्या है ये अभी भी एक रहस्य है। हालांकि कुछ लोग ये मानते हैं कि जोहरी अहमद शाह कुछ दिन से अपने घरेलू मतभेद के वजह से डिप्रेशन में चले गए थे। इस वजह से उन्होंने सुसाइड करने के लिए पूरे प्लेन को ही क्रैश करवा दिया। हालांकि इस बातों में कितनी सच्चाई है ये भी कोई नहीं जानता, लेकिन सच तो यही है कि MH370 के साथ 239 लोग गायब हो गए, जिनका आज तक कोई अता पता नहीं है।